दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अपडेट में। सीटेट की परीक्षा जो आपकी हुई थी 21 जनवरी 2022 यानी 21 जनवरी 2022 को जो आपकी सीटेट की परीक्षा हुई थी उसका पेपर 1 का जो मेन पेपर है उससे हम आंसर की का आज मिलान करेंगे और ये आप लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। ये मैं मिलान कर रहा हूँ जो ऑफिशियल आंसर की आई है मेन पेपर की, और इसमें 150 के 150 क्वेश्चन को आपको पता चल जाएगा कि इसके कौन से विकल्प सही हैं। तो इससे आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको मिलाने में काफ़ी सुविधा होगी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं 150 क्वेश्चन की आंसर की को मैच करना। और ये आप देख सकते हैं ये है पेपर 1 और आप जो सब्जेक्ट हैं इसमें हिंदी है और पेपर 2 के जो लैंग्वेज 2 होता है उसमें संस्कृत है। तो मैं इसको मिलाऊंगा आज 150 क्वेश्चन है और अगर आपका संस्कृत की जगह इंग्लिश भी है तो आप बाकी के 120 क्वेश्चन यहाँ से मैच कर सकते हैं और मैच करके अपना पेपर इजीली मिला सकते हैं। तो ये है 21 जनवरी 2021 को जो पेपर फर्स्ट का पेपर हुआ था यानी जो प्राइमरी लेवल का सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो पहले देखिए सीडीपी का नंबर आता है। सीडीपी का हम आपको बारी बारी से बताते चले जाएंगे कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये सही है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों में भाषा का विकास किससे प्रभावित होता है? तो ये आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये सब ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है, इसमें मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ। एक प्रगतिशील जो कक्षा है वह अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना। ये जो उसमें दिया है आंसर की में प्रथा पूर्व चरण। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके से करना चाहिए जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध को खोजने में महत्व दे। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत निम्नलिखित में क्या व्याख्या करता है? संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांश लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। तो ये जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जेंडर पक्षपात होता है कि सिर्फ लड़कों से सवाल पूछना, लड़कियों से नहीं। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? तो वो ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में बच्चों के समाजीकरण का जो प्रथम कारक है होता है, प्राथमिक कारक, वो निकटस्थ परिवार होता है। ये आप लोग जानते भी होंगे। अगली बात है कि कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक, तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल। आप एक अध्यापक है जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में एक ऐसी आकलन योजना करेंगे जो कि जो आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सी अध्यापन प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली? ये देखिए पाठ जो होता है यानी कि स्कैफोल्डिंग जो होती है, इसको समस्या को सुलझाने के दौरान क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देने चाहिए, यही स्कैफोल्डिंग होती है। निम्नलिखित कथनों में बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये है बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। यानी कि बुद्धिमत्ता का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता है कि हम विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करें, कहीं और अधिक उसका महत्व होता है। एक घोड़े को देखकर इसमें है ये आत्मसातीकरण समावेशन, ज्ञान में कुछ नया जोड़ना या अपने ज्ञान में बदलाव करना, आत्मसातीकरण या समायोजन। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? तो इस पर कहते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। 16वां क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार से सुसाध्य किया जाता है? तो इसमें अन्वेषण को प्रोत्साहित करके बच्चों में सृजनात्मक गतिविधि पैदा की जा सकती है। गुणज वैकल्प, ये देखिए गुणज वैकल्प यानी वही डिस्कैलकुलिया सीधे तौर पर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। 18वां क्वेश्चन है, आरटीई 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शिक्षार्थियों के दाखिले सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, यह साम्यता पर आधारित है। साम्यता पर आधारित आंसर की में ये सब आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए कि दृश्य, श्रव्य, मौखिक सारे रूपों में सूचना जानी चाहिए। शिक्षा के समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लिए जो अपनाई गई वो समावेशी शिक्षा, जिस कक्षा में सभी तरह के लड़के बैठते हो। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही, कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन खोजना है। तो गलत कथन में
देखिए अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं, जबकि ये प्रासंगिक होती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। ये कथन गलत था। बच्चे को बारंबार बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, बच्चा अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित हो जाएगा या निष्प्रेरित हो जाएगा। अगला प्रश्न है समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर ये बढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये सबसे पहले जो होता है कि मूर्त सामग्री, फिर चित्र, फिर संकेत। ये है एल्पस थ्योरी, जो एल्पस थ्योरी था उससे है कि क्रम जो है। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये हम पूरा क्वेश्चन न पढ़ते हुए सीधे बता देते हैं, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। अधिगम के संदर्भ के में निम्न कौन सा कथन सही है? तो इसका है कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिससे अधिगमकर्ताओं के सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। चौथा इसका सही है कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया की किस महत्वता पर जोर देता है? तो ये पारस्परिक क्रियाओं की महत्वता पर जोर देता है। अगली बात है कि निम्नलिखित कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही मिला रूप है, मतलब कौन सा मिलान सही हुआ है? तो ये जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा वाला सही है। 29वां प्रश्न है विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को, इसका सही आंसर होगा जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करे। 30वां प्रश्न निम्नलिखित तो कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 यानी चारों ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे CDP खत्म हो गया 30 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन थे इनका मैंने आंसर बता दिया है। अब आप अपना जो रिस्पांस की आपको सबसे पहले डाउनलोड करने को मिली थी उसमें से आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो सकता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इन सही विकल्पों की एक PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो वीडियो के लास्ट में आप जान जाएंगे कि आपको कैसे उन सही विकल्पों का PDF मिल पाएगा। चलिए अब मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन को हम सीधे आंसर लगा देंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो किराने की दुकान वाला क्वेश्चन था इसमें उत्तर है 7। ये सारे सही उत्तर हैं, ये मैंने मतलब लगाए भी थे और ये मैंने जांच भी किए हैं। मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ, ये इसका सही उत्तर है 49। इसका सही उत्तर है रुपये 2600, यानी कि एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न है। इसका उत्तर है 2600। मैं सीधे उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि आपको अपनी आंसर की में ये क्वेश्चन सीक्वेंस अलग अलग मिलेंगे। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर इसका होगा 9.099। दूसरा विकल्प 9.099। एक 4 अंक की संख्या में इसका होगा 6042। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 36 पर। मैं एक 2 अंकों वाली संख्या हूँ, इसका होगा ऑप्शन सही विकल्प होगा 4। क्वेश्चन नंबर 37 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं के ये आयत से प्रश्न है। तो 37वां का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये है 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याएं कई हो सकते हैं, तो यही कथन सत्य है। वह संख्या जिससे 80 और इसको ये 25, ये वह संख्या जिससे 80 और 160 को विभाजित करने पर ये 17 होगा। आंसर की के अकॉर्डिंग ये 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया, इसका होगा क्रमशः 25 और 11। आप लोग मिलाते चलेंगे, एक बार देखते चलेंगे कि कौन सा आपका सही है। अगले मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आ गया 12। फिर इन्होंने देखा कि एक बाग के जामुन के वृक्ष वाला, इसका भी 12। दोनों क्वेश्चन के आंसर 12 हैं। ये है 36 घंटे 49 मिनट। 36 घंटे 49 मिनट। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये जो आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ये जो आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था वो विकल्प गलत दिया है। इसके सारे विकल्प गलत थे, तो मैंने लगा के भी देखा था, लेकिन जो इसने माना है सीटेट ने 50 मीटर 500 डेकामीटर इसी को माना है, तो इनका यही मानना है। अब आप लोग जानिए इस पर। लेकिन ये क्वेश्चन जो था वो गलत था। 45 270 सेंटीमीटर लंबी, इसका जो होगा वो 85 सेंटीमीटर सही विकल्प होगा।
क्वेश्चन नंबर 46, 1-2 के छात्र को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा। तो इन्होंने क्या करना है, मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाना है, क्योंकि मूर्त पदार्थ से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। इसका होगा, ये हिंदी वाला कर लेते हैं। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण के कौन से विद्यमान पहलू हैं? तो ए, बी और सी। ये देखिए, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा प्राथमिक विद्यालय में गणित शिक्षण का भाग नहीं है? तो प्राथमिक शिक्षण में हम पूर्णांक का बोध नहीं कराते हैं, पूर्णांक का बोध माध्यमिक में होता है। मानकों का प्रयोग निम्नलिखित किस अवधारणा को समझाने में किया जाता है? तो ये संख्या बोध, भिन्न और प्रतिरूप, संख्या बोध, भिन्न और प्रतिरूप। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन, ये सी वाला सही है, सी यानी कि सी वाला कथन सही है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने, ये नहीं, अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है, यानी सी विकल्प सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए उन्हें कौन सी योजना उत्तम है? तो ये विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन, जब विद्यार्थी सर्वे करेगा तो आंकड़ों का प्रबंधन और अर्थांकन सीख लेगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक विद्यार्थी का था समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, तो ये वेन हिले के अनुसार 0 लेवल का है, क्योंकि वो सिर्फ आकार के आधार पर चीज़ों को पहचान रहा है, तो ये उसके 0 लेवल पर है। निम्नलिखित में किसे रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? तो ये विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण सोच समझना है, क्योंकि विद्यार्थी जब त्रुटि करते हैं तभी सीखते हैं, विद्यार्थी गलतियों से ही सीखते हैं। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? तो ये गणित संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित है, ये विकल्प एकदम गलत है। निम्नलिखित में क्या विद्यार्थियों को दिक् स्थान यानी त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए उपयुक्त तो नहीं है? तो इसमें क्या नहीं है, भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना, ये कोई 3D समझ विकसित करने के लिए नहीं है। समतल आकृतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों के, अब सूत्र का कोई लेना देना नहीं होता, पहले हमको सूत्र नहीं रटाना है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। तो मुक्त सिरे वाला प्रश्न है जिसके काफ़ी सारे उत्तर होते हैं, वही मुक्त सिरे वाले प्रश्न का। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है 480 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो कई लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ हो सकती है जिनका गुणनफल 480 आए, तो इसका सही विकल्प यही है। गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 58 है, तो भिन्नों का गठन दशमलव के आधार पर हुआ है, ये सही नहीं है। अगली बात, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय, तो भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में क्या वांछनीय नहीं है? तो ये एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का अनुकरण, किसी हमको मॉडल का अनुकरण नहीं करना है कि, तो ये क्वेश्चन इसका ये हो गया, किसी विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। तो यहाँ पे मैथ भी खत्म हो गया, मैथ के हमने 30 क्वेश्चन कर डाले हैं। अब अगला जो है वो EVS, मैं पहले, अब लैंग्वेज के पेपर सबसे बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज लोगों के अलग अलग भी हो सकते हैं। अब EVS जैसे है सीक्वेंस से मैं वैसे सॉल्व करता जा रहा हूँ, ताकि आपको मेन पेपर का आंसर की मिलाने की ज़रूरत ना पड़े। इस वीडियो से आपको यही सुविधा होने वाली है कि आपको मेन वाला पेपर मिलाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना जो रिस्पांस की है उसको डाउनलोड करिए, और इसको रिस्पांस की डाउनलोड करके आप इन उत्तरों से उसका मिलान कर लीजिए। देखिए टैपियोका जो है वो केरल में मनाया जाता है, मतलब खाया जाता है, ये तो पता ही होगा। अच्छा, वीवर पक्षी इसका सही विकल्प है। पक्षियों को इस प्रजाति जिसमें नर पक्षी सुंदर घोंसले बनाते हैं, नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं। इसमें जो उत्तर इन्होंने माना है क्वेश्चन नंबर 63 में, आपका घर एक एक्स पर स्थित है, ये इन्होंने माना है ये पश्चिम 350 मीटर ठीक पश्चिम में। 64 का विकल्प सही है, अनीमिया से, जिसमें खून की कमी और आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया जाता है। ब्रॉन्ज मिश्रण है कॉपर और टिन का, कॉपर और टिन का। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें पश्मीना साल के बारे में क्या सही है? तो A, B और C सही था, A, B और C सही था। ये चौथा कथन गलत था, पतले बालों को शरीर बकरियों से मतलब मशीनों द्वारा बुनाई की जाए, मशीनों द्वारा नहीं की जाती है। तो A, B और C जो चौथा विकल्प है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, इसका सही विकल्प 2001 में भुज में भूकंप आया था। ये सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन थे हूबहू। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमालय प्रदेश की राजधानी ये उत्तर और दक्षिण है, इसका सही उत्तर उत्तर और दक्षिण।
अब शिमला में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। ये तीसरा विकल्प इसका सही है। आप में विकल्प भी इधर उधर हो सकते हैं, आप जो मैं तीसरा कह रहा हूँ तो आप में चौथा विकल्प में हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि विकल्प में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कर्नाटक की जो सीमा है वो अरब सागर से लगती है, इसका सही विकल्प है कर्नाटक। किस प्रकार चेराव नृत्य जो है वो मिजोरम, आप सभी जानते हैं चेराव नृत्य मिजोरम। यदि आप भारत के मानचित्र की सरल रेखा पर खींचे तो ये उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व। सबसे चौथा ऑप्शन जो उत्तर पूर्व ये सही हो जाएगा। 73 क्वेश्चन, ये भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी पूरी दुनिया जानती है। किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए ट्रेन वाला जो है इसका है 48 किलोमीटर प्रति आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। 75 मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। कौन सा ऐसे मसाले जो केरल? तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को देखता है समग्र रूप में। ईवीएस के पाठ्य चर्चा की रूपरेखा किसके आधार पर? जो ईवीएस के थीम है उन्हीं के आधार पर जो पाठ्य चर्चा बनाई गई है। एनसीएफ में ईवीएस को ऐसे विषय के रूप में, ईवीएस में क्या क्या विषय हम पढ़ सकते हैं? विज्ञान, सामाजिक विषय और पर्यावरण शिक्षा। इस तरह से बनाई गई पाठ्यक्रम कि हम इन चीज़ों को पढ़ सकें। मैं थोड़ा जल्दी में बताता हुआ जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम भी वेस्ट ना हो। ईवीएस के अध्यापिका को अपने ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित किस चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? तो ए, बी, सी सही है, केवल ए, बी और सी। इसका चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। देखिए ये सब पॉजिटिव वर्ड होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पेडागोजी के टाइम। ईवीएस के पाठ चर्चा में परिवार एवं मित्र क्या है? तो परिवार और मित्र थीम है। ये थीम थे, जो 6 थीम होते हैं उनमें परिवार एवं मित्र रहते हैं। अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है जब विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, यानी जो ज्ञान का प्रयोग हो ज्ञान की इनोवेशन भी हो। अगली बात, ईवीएस में शिक्षा में शिक्षकों द्वारा दिए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु विचार विमर्श का होना बहुत जरूरी है। जब तक विचार विमर्श नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं होगा। ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उनमें सुधार लाती है। क्या निम्नलिखित में क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करती है? तो जो वर्गीकरण है वो प्रक्रिया कौशल है, वर्गीकरण प्रक्रिया कौशल। क्वेश्चन नंबर 86, ईवीएस के शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने का सर्वप्रथम उद्देश्य जो है वो क्वेश्चन है, शिक्षक को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। अगला है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियाँ क्या क्या हैं? चुनौतियों को भली प्रकार संबोधित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जाता है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद से। पहले विचार विमर्श करिए, उसके बाद वाद विवाद करिए। ईवीएस में बच्चों के सीखने का, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल ए और बी, केवल ए और बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन है? तो रचनात्मक आकलन चारों होगा, ए बी सी डी, ये चारों होगा। पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दरमापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना चारों होगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 19 एकदम लास्ट क्वेश्चन है, इसका होगा ए बी और सी। ये उंगलियों का छाप वाला क्वेश्चन है। एक सेकंड, सॉरी ये नहीं होगा, इसका होगा ए बी और सी। यहाँ पर हमने 90 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें सीडीपी के और मैथ के और ईवीएस के 90 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चूंकि पेपर 1 सबका एक ही रहता है हिंदी, तो हिंदी को भी अब देखते हैं। हिंदी भी आप लोगों के काम का है कि, तो हिंदी में बता देता हूँ कि ऑफिशियल आंसर के हिसाब से सही उत्तर क्या मापे गए। हिंदी में देखिए कन्फ्यूजन था, ये जो पैसेज था, चूँकि 21 को मेरा भी पेपर था, तो ये जो पैसेज था इससे क्वेश्चन रिलेटिव नहीं थे। तो क्वेश्चन तो रिलेटिव नहीं थे, लेकिन ये ऑब्जेक्शन हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्शन करने के बाद जो वो मानेगा सीटेट कि हम किसको कितना नंबर देंगे। मुझे लगता है सबको सारे नंबर मिलेंगे। हमको 9 क्वेश्चन इस पैसेज से संबंधित थे और 9 क्वेश्चन इस पैसेज से रिलेटेड नहीं आए थे, तो सबको पूरा अंक मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी जो इसने माना है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ लगाया जरूर होगा। तो इलोक का समानार्थक शब्द जो सही होगा परलोक नहीं होता है। अगली बात, नैसर्गिक का विलोम जो होता है वो कृत्रिम होता है। ये सब आंसर की इसी के हिसाब से है, चूँकि
ये सब थोड़े से व्यवहारिक प्रश्न भी थे, तो किया भी सब लोगों ने होगा। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, तो इसका उदाहरण है तो इन्होंने नैसर्गिक रंग माना है। प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय रामनामी पंथ और गोदना ये है। अंडमान द्वीप समूह के आदिम जनजातियाँ अपने शरीर को रंगती और चित्रित करती हैं, तो ये नैसर्गिक रंगों से यानी प्राकृतिक रंगों से रंगती हैं। रामनामी पंथ के अनुयायी ये कराते हैं राम का गोदना अंकित करवाते हैं। रामनामी पंथ के अनुयायियों के लिए गोदना जो है धार्मिक आस्थाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है, धार्मिक आस्थाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है। रामनामी पंथ के अनुयायी किस रंग का गोदना कराते हैं, तो ये गहरा काला रंग का गोदना करवाते हैं। गोदना मतलब टैटू। ईश्वर के नाम का गोदना अंकित करवाने वाले समुदाय कौन से हैं, तो फिर से वही बात, रामनामी संप्रदाय के लोग, ये इसने बताया है। अब 9 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 99 है, यानी 91 से 99 क्वेश्चन इस पैसेज से आए हुए थे और जो कि पैसेज से रिलेटेड नहीं थे, तो इसका फैसला बाद में होगा ऑब्जेक्शन पढ़ने के बाद कि इसका क्या होना है। मुझे लगता है कि सभी को उतने नंबर मिलेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम उस पर ऑब्जेक्शन भी करें। अगर ऑब्जेक्शन करना हो तो भी बताइएगा और ना करना हो तो भी बताइएगा हमको। अगली बात, ये कई बार क्वेश्चन दोबारा दे दिया है, तो उससे इसी कन्फ्यूजन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100, निश्रित जो है ये तत्सम शब्द है। अब इधर कोई गलती नहीं है, द्रोणाचार्य का जो द्रोण प्लस आचार्य होगा, द्रोण प्लस आचार्य। क्वेश्चन नंबर 102, यहाँ पांचाली का आशय है। पांचाली सभी ने लगाया है 5 पतियों की पत्नी, लेकिन ये गलत है। पांचाली चूँकि पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसलिए द्रौपदी को पांचाली कहा जाता था। पिता को चाहिए था एक योद्धा, इसका सही उत्तर होगा धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न। यज्ञ की अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ये पैसेज में लिखा हुआ है। कुरुसभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है, पांडव कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे 5 पांडव द्रौपदी के पति थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 105। ये फिर से दोबारा इन्होंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, बच्चे उन सभी गतिविधियों द्वारा उत्प्रेरित होते हैं जो, इसमें 4 विकल्प है, तो इसका सही विकल्प होगा जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, उसी से बच्चे प्रेरित होते हैं। फिर दोबारा, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। ये है बच्चों के घर की भाषा या मातृभाषा में, चूँकि पहले बच्चा सिर्फ मातृभाषा जानता है। इसका है कविता, गीत एवं मंत्र के वे तरीके हैं जिससे बच्चे विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। इसका सही विकल्प ये होगा। अगली बात है, शिक्षक बच्चों का आकलन करता है, क्यों करता है, तो शिक्षक बच्चों का आकलन करता है बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान, मतलब जो हम आगे सीखेंगे उसमें सहायता के लिए। अगली बात है कि क्वेश्चन नंबर 110, द्विभाषी बच्चे, 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का उपयोग करते हैं। ये क्या होता है, ये संकेत बदलना होता है। बच्चे अपने लिखने की चित्रकारी शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं। इनको कहा जाता है कीरम कांटे स्क्रिबलिंग कहा जाता है, कीरम कांटे स्क्रिबलिंग कहा जाता है। ये फिर से दोबारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनके हस्तलेखन कौशल विकसित करने में सहायता करेगा, तो हस्तलेखन मतलब धागों में मन के पिरोना, एक काफ़ी बारीक काम है, तो इसको करने में हस्तलेखन भी सहायक होगा। कौन सा एक कौशल बच्चों को, ये फिर निम्नलिखित में से कौन भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, तो चित्रों का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो चित्र अपरिचित एवं याद किए जाने वाले संदर्भों को भाषा समझने में मदद करते हैं। यानी कि जब हम किताबों में चित्र देखते हैं तो हम कोई चीज़ अगर भूल भी जाते हैं तो उन चित्रों को याद करके हम वो चीज़ याद कर लेते हैं। कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम, तो इसका होगा साहित्य की सराहना बोध। इसका सही विकल्प होगा साहित्य की सराहना बोध। ये है बच्चों में जो भाषा जैविक रूप से उपस्थित, जन्मजात रूप से उपस्थित होती है। नोम चॉम्स्की, आप सभी जानते होंगे, चॉम्स्की ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 116, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो ये नियमों को रट कर अभ्यास करके व्याकरण नहीं सीखा जाता, यही क्वेश्चन सही है, चौथा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए, तो ये शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। 118, शिक्षा भाषा में भाषा अधिगम, इसका जो सही विकल्प इन्होंने माना ITC माना है, ITC इसका सही विकल्प है। विद्यार्थियों के अधिगम में आकलन के लिए उपयोग किए जाने स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं, इसको कहते हैं रूब्रिक्स, इसको रूब्रिक्स कहते हैं। अगली बात है अगली जो 120वां क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है ये शुद्धता पर, क्योंकि व्याकरण का अर्थ ही शुद्धता होता है, तो व्याकरण
अनुवाद में जो बल देती है वो शुद्धता पे। यहाँ पर हिंदी के सारे क्वेश्चन हमने मिला लिए हैं। अब मैं चूँकि मेरा पेपर भी था तो मैंने संस्कृत का मिलान किया हुआ है, तो अगर आपने संस्कृत लिया हो तो आप इसके आगे भी वीडियो देख सकते हैं, और अगर नहीं आपने संस्कृत लिया है, आपको इंग्लिश मिलाना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पे मैं इंग्लिश का भी मिलान करवा दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बात, अब हम देखते हैं जिन्होंने संस्कृत लिया हुआ था तो संस्कृत का पेपर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन नंबर 121 का जो आंसर है इसका है पंचपंचाशत। पंचपंचाशत इसका सही विकल्प है। अगली बात है जो क्वेश्चन नंबर 122 है, इसका सांसारिक जीवनार्थ। सांसारिक जीवनार्थ ये पैसेज के क्वेश्चन है, इनमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। ये मध्यम वयस्क सहजन बुद्ध देवात काम दीक्षा स्वीकृतवान, तो संन्यास दीक्षा क्वेश्चन नंबर 123 का जो सही विकल्प होगा वो चौथा विकल्प संन्यास दीक्षाम होगा। ये पूछ रहा है कि जो व्यक्ति आया था उनके पास उसकी अवस्था कितने दिख रही थी, तो इसका सही विकल्प है 70 से 80। 70 से 80। वृद्ध दर्शनेन कति वयस्क दृश्यते अस्म, तो 70 से 80 साल का। भगवान बुद्ध अत्यंतम संतुष्ट कथायाम अत्यंतम इत्यर्थे। अत्यंतम किस लिए प्रयोग किया गया है, तो इसका सही विकल्प होगा नितराम, जो इन्हें माना है आंसर की के अकॉर्डिंग। प्रापंचिक व्यवहार जुगुप्सित अस्मि इति वाक्यस्य अर्थ है, तो इसका है मम संसारात घृणा अस्ति, सही विकल्प है। भगवतः बुद्धस्य शिष्यत्वं गृहीत जनस्य दिनानि कथम यापितानि, तो इसका है उपदेश कथनेन जन सेवा, मतलब भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे वो दिन कैसे बिताते थे, उपदेश कथन और जन सेवा करके बिताते थे। यदा भगवतम ज्ञानम प्राप्तम तदा तस्मिन् जनेम किम परिवर्तनम जातम, तो ये करुणादेय सद्गुणा तस्मिन् उत्पन्ना, इसका ये विकल्प सही होगा। अगली बात ये हो गया था। काफ़ी चीज़ें दोबारा दी हुई हैं, हर क्वेश्चन 2 बार दिया, पता नहीं इतना कन्फ्यूजन क्यों कर देते हैं ये। अब आ जाते दूसरे पैसेज पे। कृष्णदेव कह आसित, तो कृष्णदेव जो थे वो राजा थे, तो राजा आसित। प्रत्युत्पन्न मतिता कस्य आसित, तो इसका होगा तेनालीरामस्य। 131 है अन्येदुः पदे इत पदस्य अर्थ अपरस्मिन् दिवसे। 132 है आपड़े भवतः दर्शनम कथा स्यात् इति शंका प्रथमतया केन उपत्थिता, तो इसका सही विकल्प जो माना है पुरोहितेन माना है। वैसे मुझे लग रहा था अधिकारिणेन होगा, लेकिन आंसर के हिसाब से पुरोहितेन है। अभी मैं देख के फिर उसको ऑब्जेक्शन करूंगा अगर ये गलत होगा। ये क्वेश्चन नंबर 133, राज्ञा अधिकारिभ्य कति मुद्रा प्रदान, तो ये 50, जो तीसरा विकल्प 50, ये सही होगा। एतत् छुत्वा, ये होगा एतत् श्रुत्वा वाला विकल्प सही होगा। 135 वस्तु क्रीडात पूर्वम कस्य दर्शन अनिवार्यम आसीत्, तो ये होगा राज्ञः कृष्णदेव रायस्य। अब आ गया क्वेश्चन नंबर, ये फिर से पैसे दोबारा इसको स्किप करते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 को हम पढ़ते नहीं हैं, सीधे बता देते हैं। संदर्भानुसार भाषायाः संप्रेषणस्य च विकासे सहायकः भवति। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 136 का है बालेभ्यः, ये तो वही है ये क्वेश्चन, इसका है बालेभ्यः अनुकूलम भविष्यति। क्वेश्चन नंबर 137 है। अब क्वेश्चन नंबर 137 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 138 138 है, इसका सही विकल्प है तस्या भाषायाः अवसरः। 139 का है तेभ्यः चिन्हेन तेषां कृते अर्थबोधयितुम्। 139 हो गया। अब 140, ये क्वेश्चन नंबर 140 का जो हमारा विकल्प है लेखनम अस्ति भावनाम अभिव्यक्तिकरणम, मतलब लेखन जो है वो भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण का माध्यम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो इसके लिए चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि मेहनत लगती है तो उसका आप लोग परिणाम दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी सारे शिफ्ट की मैं आंसर की इसी तरह से दे दूँगा। अगर आप किसी दूसरे शिफ्ट में हैं या आपका ऑप्शनल जो लैंग्वेज था वो आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो उसका भी मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 140 क्वेश्चन तक हो गया। अब हम देख लेते हैं 141। तो 141 का जो सही विकल्प होगा ये हस्तलेखन कौशलस से होगा, हस्तलेखन कौशलस। 142 जो होगा एतेन तेषाम अध्ययनाध्यापन प्रक्रिया सहभागिता भवेत।
अब क्वेश्चन नंबर 143 का जो होगा, गृहात विद्यालयम प्रति सहज प्रस्थानम प्रोत्साहित। ये नीचे भी विकल्प दिए गए हैं लेकिन वो सेम है, चाहे इसका चौथा देखिए चाहे इसका चौथा, तो इसको देखेंगे तो आप सही माने। मैंने सुविधा के लिए इस पे टिक लगाया है, न कि इन पे, और कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैंने इस पे टिक लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 144, इसका सही विकल्प जो होगा, अध्यापनस्य छात्राणाम अधिग्रहणस्य च स्तरम वर्धयितुम छात्राणाम बोधस्य वर्तमान स्तरस्य समीक्षणाम। 144 की होगा। 145 का जो सही विकल्प होगा, इस संदर्भानुसार व्याकरण से प्रयोग परि अवधानस्य। 146 का सही विकल्प जो होगा, सा अस्ति अनुशासित कक्षायाम नीरवम उपोषण सच्चिकम च उत्तम रीत्या पाठयति। 146 हो गया था। 147 का सही विकल्प जो है, संदर्भानुसारेण भवेयु। 148 नॉन चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 148 है। 148 का इसका है, भाषा या अधिग्रहणम कर्तुम मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्य, यानी भाषा अधिग्रहण जो है मनुष्य की जन्मजात क्षमता है। इसीलिए तो चॉम्स्की जी जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 149 है। इसका सही विकल्प होगा, परिचित वस्तु अपरिचितम प्रतिगच्छितम, यानी जो परिचित वस्तु है उससे अपरिचित की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, संस्कृत का अंतिम क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा, छात्राणाम सूक्ष्म चालन कौशलम दृढ़यितुम। तो यहाँ पर देखिए हमने 150 के आंसर की आपको बता दी है। आप अपना रिस्पांस की डाउनलोड करिए और आप सीधे मेरा वीडियो देखते रहिए और उस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लगाते रहिए। तो आप इसको, या फिर मैं भी आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF का लिंक भी मिल जाएगा। आप उस PDF से जितने भी सही विकल्प हैं उनको भी आप, मतलब मैंने लिख के रखा है, तो उन विकल्पों को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उन विकल्पों से भी अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से आपको काफ़ी सुविधा होगी। और अगर आपको ज़रा सी भी इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल नया है, हमको सहयोग की आवश्यकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।